गुड इवनिंग बच्चों। आ गए सब। गुड इवनिंग बच्चों। चलो जी। हाँ भाई, केमिकल काइनेटिक के बाद अब मैं बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके आया हूं, जो सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाला है। हाँ भाई, कौन सा चैप्टर है वो? चलो आइडिया लगाओ, तुम ही बताओ कौन सा चैप्टर है जो नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है। और कब से? जब से नीट, या यूं कहूं जब से आपका मेडिकल एंट्रेंस चालू हुआ है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी टॉपिक के आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। आपको मालूम है, केमिकल बॉन्डिंग में आप 2009 2010 का पेपर उठा के देखिए, कहीं ऐसा ना हो उसमें से 9 क्वेश्चन भी आए हुए हों। कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए आप, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का, कम से कम उसने 6 क्वेश्चन दिए, और वो मैक्सिमम 8 तक भी पहुंचा हुआ है, 9 तक भी पहुंचा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो चैप्टर है ना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पूरी केमिस्ट्री का बेस है। समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने इसको मिड में उठाया है। अगर मैं इसे शुरू में उठाता तो आपको थोड़ा सा और लगता, कुछ चीजें आपको अजीब भी लगती। मेरी बात समझ में आ रही? इस चैप्टर में फिक्स है, कभी भी 6 से कम क्वेश्चन नहीं आएगा। और कुछ नहीं तो करंट 2025 का पेपर उठाकर देख लीजिए। पूरे नीट का एक रोड मैप लेकर हम आएंगे आपके पास कुछ ही दिनों में। हो सकता है हम कल आ जाएं, हो सकता है हम नेक्स्ट डे आ जाएं, उससे अगले दिन आ जाएं, लेकिन जो रोड मैप हम आपको बताएंगे उस रोड मैप को आपको फॉलो करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? 2026 में जितने भी क्वेश्चंस आपके आने हैं, उनका क्राइटेरिया, उनके टॉपिक, उनके चैप्टर ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है या जो चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उसमें से कभी आया ही ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? 30 से 35 क्वेश्चन का क्राइटेरिया फिक्स होता है। जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो लगभग हम हर बच्चे से यही कहते हैं कि जो पढ़ा दिया, जिन चैप्टर के बारे में हमने बता दिया, उनको तो अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन बस ये है कि उन 30 से 35 क्वेश्चन को करके नीट फाइट नहीं कर पाओगे आप। उसके लिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा सारे बच्चे ही पढ़ लेते तो फिर आप क्या करते आगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही एकदम पेशेंसफुल होकर, बहुत ही स्मार्ट तरीके से, एकदम प्लान रणनीति बना के, एक स्ट्रेटजी प्लान करके, ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है। इज दैट क्लियर? वापस बता रहा हूं, एक रोड मैप लेके आएंगे हम 2026 का, हम सभी लोग मिलकर। उसका क्या तरीका रहेगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, उसमें से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, वो सब हम उस रोड मैप में आपको बताएंगे। इसलिए आप कनेक्ट रहे हमेशा। वीडियो को कभी भी या हमारी क्लासेज को कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद उसकी गलती का पता हमें नीट के एग्जाम के बाद लगे तो वो आपका सबसे बड़ा खामियाजा होगा। इज दैट क्लियर? क्या समझ में आ रही होगी मेरी बात? चलिए जी, चल चालू करते हैं अगला। अपन एलर्जी अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। कहाँ गया?
केमिकल बॉन्डिंग। चलो जी, केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्टिंग ही हम ऐसे टॉपिक से करेंगे, आपको आनंद आ जाएगा बच्चों। जो स्टार्टिंग करूंगा ना मैं, उस पहले ही क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा कि वो पहला क्वेश्चन क्या है। चालू करें? आओ आओ मेरे बच्चों, लो जी, पढ़ो पहला क्वेश्चन, पढ़ो जी। वन शॉट, वन शॉट आएगा, आएगा मेरे बच्चे, वन शॉट भी आएगा, थोड़ा सा वेट कर ले। अरे वन शॉट का मतलब क्या होता है? देखो इधर, किसी ने मेरे से कहा सर इतना बड़ा चैप्टर ये कैसे होगा मेरे से। मैंने कहा अब, और सर इतना सारा, ये लाइव क्लास है। अरे सर इतने से काम हो जाएगा क्या? दैट इज वन शॉट। वो तब होगा जब आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे थोड़ी वन शॉट देख कर ही आनंद आ जाएगा। लाइव क्लासेस से आपका ऑलमोस्ट टॉपिक या ऑलमोस्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वन शॉट से ये है कि वो चीजें एकदम वापस रिफ्रेश हो जाएंगी। मतलब आपने जो सारा पढ़ा है वो ई शॉर्ट आपके माइंड के अंदर आ जाएगा। कहते हैं ना, जैसे अपन छानते जाते हैं, छानते जाते हैं, छानते जाते हैं, छानते जाते हैं, तो सारा कचरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उस कचरे को उठाकर फेंक देते हैं, तो ये लाश, ये छलनी चल रही है, दैट इज सीवी, ये चल रही है अपने आप। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ चीजें मैनेज होती चली जाएंगी, लास्ट में कचरा उठाकर अपने फेंक देंगे। अटे ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, वेट करना पड़ेगा। है सारा माल आज ही ले लोगे। पढ़ो क्वेश्चन को। A graph is plotted between potential energy and distance between two atoms, at which point of the curve chemical bond will be formed. इस पर कई बार क्वेश्चन आया अपने नीट में, आपको आइडिया तो होगा। तो मैंने कई क्वेश्चंस को मिलाकर एक ग्राफ सा बना दिया। अब इसके अंदर थ्योरी पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल बॉन्ड, तो सबसे पहला टर्म टर्म ही ये होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? दो एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड। बॉन्ड क्यों बनता है? दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तभी बॉन्ड बनता है। क्यों पास आ रहे हैं एक दूसरे के? क्योंकि वो अनस्टेबल थे। अगर कोई चीज स्टेबल है तो पास आएगी क्या? भाई 2 करोड़पति लोग हैं तो वो क्यों पास आएंगे? उनका तो काम हो गया ना, उनको तो जितने पैसे की जरूरत थी इनके पास है। दो भिखारी, दो भूखे ही तो एक दूसरे के पास आएंगे। दो एटम एक दूसरे के पास क्यों आते हैं? क्योंकि वो अनस्टेबल है। और किसी भी एटम की अनस्टेबिलिटी का रीजन यही है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इनर्ट एटम कभी एक दूसरे के पास नहीं आते, इसलिए वो बॉन्ड नहीं बनाते, बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट। हमारी बात समझ में आ रही है? दो एटम एक दूसरे के कहां आ रहे हैं? पास आ रहे हैं। क्यों पास आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें स्टेबल होना है। क्यों स्टेबल होना है? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो पास आकर वो क्या करते हैं? अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। कोई चीज स्टेबल हो जाती है तो मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो पहली बात तो मेरी समझ में आ गई, केमिकल बॉन्ड अट्रैक्शन की वजह से बनता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम, या यूं कह दो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो बताओ बच्चों, जितना ज्यादा एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा दो एटम के बीच में, उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उनकी टोटल एनर्जी या उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी जितनी कम होगी तभी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आओ मैं थोड़ी सी बढ़िया सी लैंग्वेज, भाई ये दो उंगलियां हैं, देखो ये दोनों उंगली, इनकी एनर्जी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? एनर्जी, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कम है। ये लो, अब बताओ इनमें क्या बढ़ गई? स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है,
तो बॉन्ड का बनना एनर्जी का कम होना रिप्रेजेंट करता है, या यूं कह दूं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। केमिकल बॉन्ड का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जितनी ज्यादा एनर्जी घटती है स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सब पीओ टी क्यों लिखा, एक चीज मैंने रिलेशन बताया था, पी इक्वल टू 2T। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला चैप्टर पढ़ना ढंग से। तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही भयंकर स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। शायद समझ में आ गया होगा। तो जहां एनर्जी कम होगी वहीं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वहीं आपका क्या बनेगा बच्चों, बॉन्ड बनेगा। तो बताओ आपका बॉन्ड सबसे ज्यादा ए बॉन्ड पर बी पॉइंट पर, सी पर या डी पर बनेगा। अब देखिए ये ग्राफ मैंने पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में खींचा है। यहां आप मान लीजिए एनर्जी जीरो है, इसको मान लो नेगेटिव है, जीरो से ऊपर जाते पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ बनता क्यों है, थोड़ा तमीज से सुनना। दो एटम एक दूसरे के कहा आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, कहा आ रहे हैं बच्चों, पास आ रहे हैं। तो और पास आ गए, तो पास आने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी क्या हो रही है, कम। ये दोनों के न्यूक्लियस है, ये और पास आ गए, दैट इज ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग बॉन्ड बनने को शो करता है। दो एटम एक दूसरे के पास आए, स्टेबिलिटी बढ़ी, स्टेबिलिटी बढ़ गई, ये बन गया बॉन्ड। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, चढ़ गए ना एक दूसरे के ऊपर। अब देखो ये दोनों के न्यूक्लियस है, ये ले लो, ये दोनों के का है मेरे बच्चों, न्यूक्लियस। दिख रहा है, ये देखो मेरे हाथों की तरफ देखिए, ये तू भी जा भाई, कहाँ घुसाऊं इसको, ये रहा। ये दो एटम हैं, ये इनके न्यूक्लियस है, ये एटम पास आ गए, दैट इज ओवरलैपिंग। अब बताओ स्टेबिलिटी बढ़ गई, लेकिन देखो यार रिपल्शन भी तो लगेगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, लेकिन रिपल्शन को ओवरकम कर देता है अट्रैक्शन। एक एटम के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों लगता है, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा। अब ये चढ़ते चढ़ते आपको आपको सब और चढ़ाओ और चढ़ाओ और चढ़ाओ, ओ भयंकर अब भाई साहब अब न्यूक्लियस भी तो पास आ गए। तो ये जब तक एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, जब तक कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन के इक्वल नहीं हो जाता। जब अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाते हैं वहां इनका चढ़ना रुक जाता है, ओवरलैपिंग रुक जाती है। अगर आपने जबरदस्ती चढ़ाया तो बताओ यहां फिर यहां रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। रिपल्शन का मतलब एनर्जी बढ़ना, धक्का मारना, एनर्जी बढ़ना, और एनर्जी बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी घटना। तो बताओ अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो पहले एटम एक दूसरे के कहां थे बच्चों, दूर थे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के कहां आए, थोड़े से पास आ गए। ठीक है, फिर ये और पास आ गए, लेकिन अब ये यहां और पास आ गए, तो बताओ यहां तो फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या लग जाएगा आपका, रिपल्शन। तो यहां फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाता है, जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई ना रिपल्शन की वजह से। और एनर्जी बढ़ना स्टेबिलिटी घटने को शो करता है। और कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता, अनस्टेबल होना चाहता है क्या। तो बताओ सबसे कम एनर्जी कौन से पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर एनर्जी सबसे कम है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी सबसे कम है, इसलिए इस पॉइंट पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगा। तो किस पॉइंट पर होगा बच्चों, योर आंसर इज सी पॉइंट पर बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बनेगा। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, इज दैट क्लियर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आ गई बच्चों। अब अगला पॉइंट देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आ जाओ जी, पढ़ो। विच नॉट फॉलो ऑक्टेट लॉ। ये भयंकर सवाल पूछता है पेपर वाला। मुझे भी पता नहीं नीट को क्या मजा आता है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। देखो अभी तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब वन शॉट आएगा तब उन क्वेश्चंस को बताऊंगा कि ये तो आते ही आते हैं। और अगर मान लो उनमें से नहीं आया तो फिर ये मान लो फूटी किस्मत के हो तुम लोग। जो काम 25 सालों में नहीं हुआ तुम्हारे साथ हो गया, तो कौन ही बचाएगा फिर तुम्हें। मैं सीधा बोलता हूँ मुंह पे, बुरा लगे चाहे भला लगे। सेम बात मैं मेरी क्लास में बोलता हूँ ऑफलाइन में, कि जिन टॉपिक पर 25 साल से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और मान लो वो इस साल नहीं आया, तुम्हारे कुछ और ही आ गया, किस्मत ही खराब है। अरे ऐसे और ना भाई, सारा मेहनत से ही नहीं मिलता है। 98-95% तो मेहनत से मिलता है, बाकी 5-7% ऊपर वाला भी अपने हाथ में रखता है। फिर उसे कौन पूछेगा, है बाकी सब। देखो टॉप 100 बच्चे सारे एक जैसे होते हैं। जो टॉप 100 आते हैं वो सारे बच्चे एक जैसे हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार मैंने भी देखा है क्लास में, यार ये ज्यादा टॉपर था, मुझे तो इसके अंडर 50 आने के चांस थे, ये कैसे आ गया। अरे 2012 में हमारे साथ, मेरे पास जेईई एडवांस का एक बच्चा था, उसकी 12वीं रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। लेकिन उससे ज्यादा टॉपर बच्चे भी थे जब मैं कोटा में था, उससे ज्यादा टॉपर बच्चा। उसको देख के मुझे लगा यार ठीक है होशियार था, लेकिन वो इतना भी नहीं था कि वो टॉप 100 वाला हो। लेकिन कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं यार, इसमें दूसरा तीसरा दोनों ही आंसर ठीक लग रहे हैं। यार दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, लेकिन एक टिक करना है। चलो दूसरा ठीक है था। और सेम ही तो ऐसा एक और बच्चा, यार चलो तीसरा लो। अब बताओ, वो मान लो दूसरा सही हो गया, तो उसमें तीसरे जिसने आंसर किया उसके बेचारे की क्या गलती थी, उसको भी दोनों ही आते थे। वो उसकी किस्मत है, किस्मत का तो कुछ नहीं कर सकते। पढ़ो जी, विच नॉट फॉलो ऑक्टेट लॉ। अब इसमें तो मुझे भी शर्म आ रही है, मैं क्या बताऊं, लेकिन बताना तो जरूरी है ना। लुईस कॉसेल ऑक्टेट लॉ पढ़ा है। ऑक्टेट लॉ सब जानते हैं कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, डोनेट करता है, गेन करता है, कैसे भी करके 8 कर लेता है। लेकिन क्या नेचर में वही मॉलिक्यूल मिलता है क्या जिसका ऑक्टेट पूरा होता है? क्या वही मिलता है क्या जिसका ऑक्टेट पूरा है? मेरी बात समझ में आ रही है? चलो एक बात बताओ, इनर्ट गैस को इनर्ट क्यों बोलते हैं? अब सबके दिमाग में, साहब खुद ही तो बता रहे हो, इनर्ट को इनर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनर्ट होती है, वो कुछ नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि साहब उनका ऑक्टेट पूरा होता है। तो क्या हो गया, मतलब क्या होता, क्या हो गया ऑक्टेट पूरा है तो? मतलब क्या, क्या हो गया, क्या आग लग गई, क्या उखाड़, ऑक्टेट पूरा हो गया मतलब क्या हो गया तो ऑक्टेट? क्या कहना चाहते हो? हैं? साहब यही बताया था हमको, जिनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है वो स्टेबल होते हैं। चलो एक बात बताओ, CO2 देखा है आपने? CO2 है वो क्या आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये 7 8। फिर इधर कार्बन क्या आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ इसका ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? 2 2 4 2 6, यस सर। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? 2 2 4 2 6 2 8। इसका हो गया क्या? 2 2 4 2 6 2 8। नियोन, नियोन का तो ऑक्टेट पूरा होता है ना 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? ओ मेरी चंपा चमेलिया, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इसको आप कम स्टेबल क्यों बोल रहे हो? ऑक्टेट पूरा है ना, आपने तो कहा। जब स्टडी की गई, ये स्टडी तब से चल रही है जब से हमने पीरियोडिक टेबल बनाना चालू किया। लेवोइजियर से स्टार्ट हो रही है। लेवोइजियर आया, लोथरमेयर आया, न्यूलैंड आया, डोबेराइनर आया, मेंडलीव आया, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, बोर आया। अरे आए कि नहीं आए? ठीक है, बोरबरी आया। तो इन सबकी पीरियोडिक टेबल को जब बनाया गया,
तब एक खांचा ऐसा बना जिसमें इनर्ट एलिमेंट को रखा गया था। तो कैसे बना? वो स्टडी से बना। जैसे मान लो तो मैं एक एलिमेंट की स्टडी कर रहा हूँ, यार ये बहुत रिएक्टिव है, जिससे रिएक्शन कर रहा है। जैसे मान लो मैग्नेट ले ली मैंने, ये ले ली मैग्नेट, ये मैग्नेट दिख रहा है क्या? हाँ दिखाऊं? ये तो आयरन है ही नहीं, ये चिपक गई, ये चिपक गई, ये चिपक गई। ये क्यों चिपकी? क्यों चिपकी? क्योंकि ये रिएक्टिव है? ये लो, हाँ, चिपक गई। लेकिन अगर मैं कहूं, हाँ, मैंने कि ये इसके लिए इनर्ट है, तो फिजिकली चेक करके, प्रैक्टिकली चेक करके मुझे पता लगा है। अरे ऐसा और ना, जब इनर्ट एलिमेंट को देखा गया, जब पीरियोडिक टेबल बनाई गई, तो नेचर में कुछ एलिमेंट ऐसे दिखे, यार ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। लेकिन जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किया गया, तब देखा यार इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में, यार जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है। तब जाकर ऑक्टेट रूल बना, पहले रूल नहीं बना, पहले प्रैक्टिकली उस चीज को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद वी आर नॉट अ साइंटिस्ट, वी आर फॉलोअर्स, हम फॉलो कर रहे हैं कंसेप्ट को, प्रैक्टिकली चेक किया गया, तब जाकर लॉजिक बना, तब जाकर एक कंसेप्ट बना कि द एलिमेंट या आयन, सॉरी एलिमेंट नॉट आयन, एलिमेंट विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड इनर्ट या नोबल एलिमेंट। ठीक है? तो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे वो स्टेबल होते हैं, भयंकर। ये भी स्टेबल है लेकिन इतना नहीं है जितना ये है। यहां कार्बन अपना आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करके इनर्ट गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। मैं एक्टिंग करके शाहरुख खान बनना चाहता हूं, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं बन सकता ना। ये ऑक्टेट पूरा करके इनर्ट की तरह बनना चाहता है, लेकिन इनर्ट तो नहीं बन जाएगा ना। अरे समझ में आ रही तुम्हारी बात? ये स्टेबल हो गया पहले से। कार्बन ज्यादा स्टेबल है कि CO2 का कार्बन ज्यादा स्टेबल है? CO2 का कार्बन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। CO2 ज्यादा स्टेबल है कि नियोन ज्यादा स्टेबल है? नियोन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये तो कार्यक्रम करके ऑक्टेट पूरा किया है, ये तो पैदा ही से ऑक्टेट पूरा कर चुका। समझ में आ गई? अब भी नहीं आई तो चिंता मत करो, आएगी भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अरे यस सर, नो सर। जिनका पैदाइश से ऑक्टेट कंप्लीट है वो कौन से हैं? आपके 18वें ग्रुप के एलिमेंट है ना। हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रंग दी। ठीक है, HENEARKRXERN। जनरली ये अलग, इसके आगे भी डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये वो एलिमेंट है जो वास्तव में इनर्ट है। हर कोई इनकी तरह बनना चाहता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, चाहे इलेक्ट्रॉन लेके करे चाहे दे के करे। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भैया को हटा के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से ऑक्टेट लॉ को फॉलो कौन नहीं करता? तो जब भी आपसे ऑक्टेट के बारे में पूछे तो हमेशा सेंट्रल एटम के बारे में जवाब देते हैं। सेंट्रल एटम की नेचर मॉलिक्यूल की नेचर को डिसाइड करती है। मतलब मुझे एच को चेक करना है, कहा कर दिया मैंने। मुझे किसको चेक करना है बच्चों? एस को। बताओ एस आउटर मोस्ट में कितने बॉन्ड बना रही है एफ के साथ? 1 2 3 4 5 6। अरे यस सर, ना सर। बताओ एस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ऑक्टेट के लिए तो 8 चाहिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के पास 12। नामुन्ना, ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। BF3, बी से कितने एफ जुड़ रहे हैं? 1 2 3, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है ना। ये भी ना कर रहा ऑक्टेट लॉ को फॉलो। Mn+2, ये तो एलिमेंट का आयन बना हुआ है, कैटायन। Mn का एटॉमिक नंबर बोलो 25। पहले Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2 पे से 3s2 3 पे से 4s2 3 5। Mn में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आउटर मोस्ट में से निकलेंगे, जो आउटर मोस्ट आपका चौथा है। तो बताओ पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में कितने? 8। तीसरे में कितने हो गए जरा गिनो? तीसरे में 6 और 5 11 और 2 13।
ऑक्टेट तो इसका भी पूरा नहीं है, तो ये भी ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इन्हें बोलते क्या है? स्यूडो इनर्ट आयन। स्यूडो इनर्ट आयन बीएचयू में सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूछा गया था। जब बीएचयू का एग्जाम होता था उस समय सबसे पहले क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हुआ था, ये विच इज स्यूडो इनर्ट आयन। तो तोते उड़ गए, बच्चों को जागा गए। ये क्या होता है? एक होता है इनर्ट, जिनके आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। एक होता है स्यूडो इनर्ट, जिसके आउटर मोस्ट में 9 to 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिस भी आयन के आउटर मोस्ट में 9 to 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्यूडो इनर्ट आयन कहलाते हैं। ये भी स्टेबल होते हैं, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी इनर्ट गैस जैसी नहीं हो सकती, उसके जैसे तो किसी की नहीं होती। शायद समझ में आ गया होगा। मतलब ये भी पूरा नहीं करता। CCl4 टी के आउटर मोस्ट में 1 लो 2 लो 3 लो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। अरे यस और नो? NO NO। अब बताओ N और O, इसका एक सीधा सा तरीका बता देता हूं। इनके टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो। N के कितने हो गए 7, O के कितने हो गए 8, टोटल कितने हो गए 15। जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं ना, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले, वो कभी भी ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कर लो, आप चेक कर लो। N के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के? 5 होते हैं ना। 1s2 2s2 2p3 2s2 2p3 5 हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक है। O के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 1 2 3 4 5 6। O अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया क्या? जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा देखो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पर दोनों को बराबर का अधिकार होता है। अब जरा देखो N का ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो दोनों का पूरा नहीं हुआ, तो ये भी ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं। कौन से लुईस ऑक्टेट लॉ? लुईस ऑक्टेट लॉ इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये ध्यान रखना। अब कुछ बच्चों को दिमाग में आ रही होगी साहब एनओ में तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है। अरे शायरी में दिखा, ये मोटी के अकॉर्डिंग होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 50 थ्योरी दी गई है। किसकी थ्योरी की बात कर रहे हैं उससे आंसर देना होता है। तुम्हें क्या आता है उससे मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉसेल के फॉलो कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है? यहाँ मोटी कहां घुसा दिया आपने? ना मोटी आएगी ना वीबीटी आएगी। ये किसका कंसेप्ट है? ये लुईस कॉसेल का ऑक्टेट लॉ। यहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 आएगा, लेकिन वो बताएगी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इज दैट क्लियर? तो जितने भी आपके ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते। ये भी नहीं कर रहा। देखो पहला नहीं कर रहा, भैया नहीं कर रहा, दीदी नहीं कर रही, चाची नहीं कर रही, चाचा कर रहा है तुम्हारा ये CCl4। CO2 को तो अभी बताया ही था मैंने। C का रो का सबका पूरा हो जाता है, ये कर रहा है। NO2 N का बताओ कितने हो गए? 7। टोटल इलेक्ट्रॉन ले लो, आउटर मोस्ट कैसे ले लो जैसा मन करे, टोटल ले लो, आसान रहेगा। वो 2 O में कितने हो गए? 8 + 8 16 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 7 21 तो 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। कर रहे गए। तो जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं वो कभी भी ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करते। इस पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो थोड़ा आगे, अभी तो स्टार्ट किया है प्रोग्राम, शायद समझ में आ गया होगा। तो ऑक्टेट लॉ को वो फॉलो नहीं करता है जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं होते? 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके देख लीजिए। अगर ऑड नंबर में आ गया तो वो तो करेगा ही नहीं। फिर सेंट्रल एटम का सेंट्रल एटम के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लीजिए। अगर 8 से कम या ज्यादा आ रहे हैं तो वो भी फॉलो नहीं करेगा। अगर किसी आयन की बात कर रहा है तो आपको पास देख लेना 9 से अगर 18 के बीच में, अगर उससे कम आ रहे हैं, 9 से कम या 9 से ज्यादा, तो फॉलो तो करेगा ही नहीं। लेकिन उसमें एक नया टर्म आपके जुड़ सकता है, स्यूडो इनर्ट आयन। तो स्यूडो इनर्ट आयन किसको बोलेंगे? जिनमें 9 to 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इज दैट टर्म क्लियर? हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? आगे चलें? चलिए जी आगे की तरफ चलते हैं। ओ माय गॉड, पढ़ो। इनमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा? अब सब कैसे पहचाने कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा? अरे कौन सा, पहले से ही समझा देता हूं मैं।
बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो, 7, कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p3। बताओ नाइट्रोजन कितनी शादी कर रहा है साहब? 3 शादी कर रहा है। नाइट्रोजन ने कितनी शादी करी? 3। देखो शादी जो होगी ना, शादी वो सबसे बड़े बच्चे की होती है। तो सबसे बड़ा बच्चा आपका 1 है कि 2 है? 2, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ही बनेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s के, मतलब 2s में 2, 2p में कितने हो गए? 3। कितने कुंवारे हैं इसके पास? 3 कुंवारे हैं साहब। कितने कुंवारे? 3 कुंवारे। 1 कुंवारा, 2 कुंवारा, 3 कुंवारा। Cl को पकड़ो। Cl का कॉन्फ़िगरेशन 17 होता है, एटॉमिक नंबर 17 का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मतलब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p5 ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बताओ आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। बर्बाद है। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसमें मजा आ जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। एक कुंवारा भी तो है इसके पास, एक कुंवारा। तो बताओ Cl का एक कुंवारा, फिर दूसरे Cl का एक कुंवारा, तीसरे Cl का एक कुंवारा। कुंवारे कुंवारों ने शादी करके क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। तो NCl3 बन सकता है आराम से। अरे सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? क्या समझ में आ गया होगा? चलिए जी, अब जैसे मान लेते हैं मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं। कौन सा लें? चलो, मैंने ले लिया आपका BF3 ले लिया। क्या ले लिया? BF3। BF3 में बताओ बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलो। बोरोन का 5 होता है ना। 1s2 2s2 2p1 2s2 2p1। बताओ यहाँ बोरोन शादी कितनी कर रहा है? यहाँ कहां गया? BF3। BF3 मैंने लिखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैंने और डरावना लिख दिया। बताओ बोरोन BF3 में कितनी शादी कर रहा है? 3 शादी कर रहा है। 3 शादी के लिए कितने कुमारे होने चाहिए इलेक्ट्रॉन? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3। अरे शादी करने के लिए कुमारा तो लाओ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये इसकी कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से तलाक करा दिया मैंने। 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक्साइट करा के यहां भेज दिया। तो बताओ, ध्यान रखना एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? सेम शेल से इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जाएगा। 2s से है तो 2p में चल जाएगा, 3s का 3p या 3d में चल जाएगा, 4s का 4p 4d 4f में चल जाएगा। ऐसा नहीं तीसरे से चौथे में कुदा दिए, पांचवें में। ये घर की खेती नहीं है। एक्साइटेशन का मतलब होता है सेम शेल से इलेक्ट्रॉन जंप इन सेम शेल। तीसरे का तीसरे में कहीं भी ले जाओ आप, उतनी एनर्जी आप दे सकते हो। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बोरॉन के पास कितने कुंवारे कर दिए मैंने? 3। अब बताओ, अब बोरॉन से कितने एफ जुड़ सकते हैं? 1 एफ, 2 एफ और ये तीसरा एफ। जुड़ गए? अरे यस सर, नो सर, BF3 बन गया। ऐसे हो गए ना, इधर से एक एफ जुड़ गया, फिर इधर से एक एफ जुड़ गया, इधर से एक एफ। अब ये दूर से खड़ा खड़ा एक एफ माइनस देख रहा था कि यार यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, शादी हो रही है तो कोई बढ़िया बढ़िया। अब वो आया साहब इसके पास हिलता हिलता, BF माइनस, ये एफ माइनस, कि भैया मैं भी करूंगी शादी। बोरोन से बोला कि भैया मैं भी करूंगी शादी। अब बोरोन ने कही कि मेरे पास तो कोई कुंवारा लड़का बचा ही नहीं, मेरे पास तो 3 कुंवारे थे, तीनों ने शादी कर ली, अब मेरे पास तो कुंवारा है ही नहीं। तो इसने कि मेरे को तेरा कुंवारा लड़का चाहिए भी नहीं। फिर मैंने पूछे क्यों? इसने कि मेरा तो ऑक्टेट पूरा हो तो रहा है, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर में? आप ही ने तो बताया 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक मैंने किसी से ले लिया तो मेरा तो ऑक्टेट पूरा है। तो मैंने कि जब तेरा ऑक्टेट पूरा ही है तो फिर तू आई क्यों है यहाँ पे मेरे पास? कि भाई साहब देखो जमाना खराब है, अब मैं अकेली नहीं भटक सकती। मैंने कि क्यों नहीं भटक सकती? सारे एटम भटकते तो हैं, हीलियम भटक रही है, नियॉन भटक रही है अकेली। अरे सर क्या बात करूं, उनका ऑक्टेट पूरा है, वो स्टेबल है और मेरे ऊपर चार्ज है, मैं अकेली कहां जाऊंगी? मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसी पॉजिटिव ने पकड़ लिया तो मेरे को। तो मैंने कहा क्या चाहती है? मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो कोई कुंवारा बचा ही नहीं कि तुम्हारे कुंवारे नहीं चाहिए, मुझे तो खाली कमरा चाहिए। मैंने तो करेगी क्या खाली कमरे का? बॉन्ड कैसे बनाएगी? लेकिन देखो
इन्होंने तो बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन, मेरे पास है 8 इलेक्ट्रॉन, मैं आपके खाली कमरे में अपने इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लूंगी। बन गया ना बॉन्ड, हो गई स्टेबिलिटी। मैं ठीक है, आ जा भाई। तो इससे मैं इस वैकेंट ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है F माइनस, तो BF4 माइनस भी बन सकता है। अब एक इसको देख रहा था, एक और खड़ा खड़ा F माइनस, अरे यार यह बहुत मजा आ रहा है, भी बड़े मजे ले रहे हैं, जैसे जिससे शादी कर रहे हैं। अब ये भी भागा भागा है, भैया मैं भी करूंगी। अब फिर इसका दिमाग खराब हो गया, अब तुझे क्या चाहिए, एक कमरा भैया मेरे को भी दे दो ना। तो बोरोन ने किसा ढूंढ ला मिल जाए तो। फिर इसने कॉन्फ़िगरेशन बोला 1:2:2p। अरे भैया आपके पास तो कमरा ही नहीं है, खाली 2D है क्या? लेकिन मेरे पास 2D नहीं है, 2D 3 से स्टार्ट होता है। तो बताओ क्या BF4 माइनस बन सकता है क्या? BF3 प्लस F माइनस तो बन जाएगा क्योंकि एक कमरा खाली है। लेकिन BF3 के साथ क्या एक और F आ सकता है क्या? 2F माइनस? ये नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है। ओके बेटा, आ गया होगा शायद समझ में। ठीक है, चलो जी। अब एक एक एग्जाम्पल को कॉपी करते चलते हैं, एक्सप्लेन करते चलते हैं। NCl3 बन जाएगा, यस सर। SF6 भी बन जाएगा, यस सर। BF4 माइनस भी बन जाएगा ना, BF3 प्लस F माइनस। चलो जी, BF4 माइनस 2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा BF4 माइनस 2? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं। इज दैट क्लियर? अब बताओ Al का चेक करो, AlCl4 माइनस। अब बताइए मेरे बच्चों, AlCl3 बनाते हैं अपन पहले, फिर अपन बनाएंगे AlCl4 माइनस। ठीक है, पहले अपन क्या बनाते हैं? AlCl3। बताओ Al का कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन के नीचे आता है ना, बोरॉन का क्या लिखते हो? 2s2 2p1। तो Al का क्या लिखोगे? 3s2 3p1। कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। हो गए ना 13। अब बताइए, Al में S के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास है कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। Al ने 3 बॉन्ड बनाने हैं। अगर मान लेते हैं मुझे AlCl3 बनाना है तो Al को 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? एक्साइट। तो इधर वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको यहां से निकाल के एक्साइट करा दिया यहां। अब बताओ 3p के बाद 3d भी तो आता है, अरे ऐसा और नो। तो बताओ इसके पास क्या Al से 3 Cl तो आराम से जुड़ जाएंगे, लेकिन क्या चौथा Cl भी जुड़ सकता है क्या? खाली कमरा है। तो AlCl3 तो बनेगा ही, लेकिन एक Cl माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के क्या बना लेगा? AlCl4 माइनस। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। अरे यस और नो। अब बताओ NCl5 बन जाएगा क्या? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नाइट्रोजन का 7 का 1s2 2s2 2p3 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 2p में 3 इलेक्ट्रॉन 2d इसके पास है ही नहीं। तो बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है ये? 3। NCl3 बन जाएगा। लेकिन NCl5 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को तो कूदाना पड़ेगा, लेके कहां जाऊं? 2d तो है नहीं, तो NCl5 बनने के कोई चांस नहीं है। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं PH5। वेरी खतरनाक। ये क्वेश्चन एम्स में जेई में दोनों में पूछा जा चुका है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा रिलेटेड है किससे? ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका ओवरलैपिंग से। तो हल्का सा ओवरलैपिंग अभी बता देता हूं, बाकी तो अपन बाद में पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग जो होते हैं ना, इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल के बीच में होती है। ओवरलैपिंग का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे ऐसा और ना। अब जैसे मान लेते हैं मैं आपसे कहूं कि आपका और एक बगल वाले का मकान है, दोनों की छत बराबर है,
या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, तो बताओ, आप पूछ सकते हो ना आराम से, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस कम है, आप पूछ सकते हो। अब मैंने कहा एक 100वीं मंजिल और एक दूसरी मंजिल, कूदो कूदो। एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा अगर है, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो देखो यहां, मैं अगर PH3 तो बनता है, PH5 नहीं बनेगा। H का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, H का 1s1, P का बोलो, P का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब देखिए इधर S के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और P के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। अब शादी कर रहा है ये हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s। तो 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन का 1s होता है। अब आप कहोगे साहब ऐसे तो PH5 भी बन जाना चाहिए। आप एक काम करो ना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दो। भाई 3s है, 3p है, तो 3d भी तो होगा। आप इलेक्ट्रॉन को क्या करा दो? एक्साइट करा दो, एक्साइट। ठीक है, मैंने कराओ, कराओ, शाबाश, कराओ एक्साइट, करा दिया। अब बताओ, ये तो है 3d और ये है 1s, यहां एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना एनर्जी गैप ज्यादा हो जाता है कि ये इसके साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। 1s और 3d की ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो जब बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा तो ये अनपेयर्ड होके क्या करेगा? इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी एक्साइट हो ही नहीं पाता जब उसके पास सराउंडिंग में हाइड्रोजन होता है। या यूं कह दो, जब हाइड्रोजन P के पास आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी इतनी सफिशियंट नहीं होती कि इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सके। अरे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हाइड्रोजन इसे दे ही नहीं पाता, क्योंकि बॉन्ड बनना कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए 20 जूल एनर्जी चाहिए, और बॉन्ड के बनने पर PH3 तो बन ही सकता है ना, इस बॉन्ड के बनने पर मान लेते हैं मुझे 18 जूल एनर्जी मिली। चाहिए कितनी? 20। मिली कितनी? 18। तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो पाएगा क्या? नहीं। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो PH5 का बनना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। आगे बच्चों, चलें आगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार रीड करो इसको।
से टाइम, चलो जी, शायद इतने से टाइम में पता तो लग गया होगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? ये क्या कह रहा है आपसे, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल या कंपाउंड हाइड्रोलाइज होगा? देखिए, हाइड्रोलाइज की शर्त क्या है? हाइड्रोलाइज का मतलब होता है पानी। हाइड्रोलाइज की शर्त क्या है? पानी का अटैक करके मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होना। जैसे मान लेते हैं कोई सा भी कंपाउंड है ए बी, इनमें से किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। पानी क्या होता है? HOH, जिसके पास लोन पेयर होते हैं। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है और इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है वो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बताओ हाइड्रोलिसिस की शर्त तो समझ में आ गई होगी। अरे ऐसे और नो, हाइड्रोलिसिस की शर्त समझ में आ गई। जिसके साथ पानी रिएक्शन कर रहा है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तब हाइड्रोलिसिस होगा। जिसमें से एक एग्जांपल तो एलकेजी यूकेजी से पढ़ते आ रहे होगे, CCl4। बताओ सी का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2s2 2p2। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सी ने बॉन्ड कितने बनाए हैं? 4। तो 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट करके यहां भेज दिए। 1 2 3 4। जुड़ किसके साथ रहा? ये Cl 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 Cl। मतलब Cl के साथ इसने बॉन्ड बनाया ना, तो इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब बताओ, अब पानी आ रहा है इसके पास, पानी, ये आया पानी। बताओ जी, पानी कहाँ आएगा? है क्या खाली जगह? अरे असवर नो, है क्या खाली जगह? तो यहां पर हाइड्रोलिसिस का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। अगर मान लेते हैं मैं कार्बन की जगह, अगर मान लेते हैं मैं कार्बन की जगह क्या ले लेता? ऐसा ही ले लेता। एक जैसे मॉलिक्यूल है ना, ऐसा ही। ऐसा ही बताओ, सेम ही उसी के नीचे आता है, काशी गई शंकर पार्वती सिलिकन। सिलिकन का क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। हो गया ना 14। वही काम करो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दू, तो बताओ एस में कितना रह गया? एक। पी में कितने हो गए? 3 1 2 3। बताओ किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? Cl। कितने Cl हैं? 4। 4 Cl है, तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, Cl का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब पानी आया, पानी कि भाई साहब मैं आना है, मेरे पास मेरे बच्चे भी हैं, मुझे आना है, बच्चे भी हैं, तो क्या इसके पास कमरे खाली हैं क्या? अरे 3s है, 3p है, तो 3d खाली पड़ा है ना इसके पास, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ रखेगा, पानी आ सकता है इसके पास। मतलब ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस की है। अरे सर नो सर, रिएक्शन तो सब जानते होंगे, ये तो एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हुए आ रहे हो। अरे असर नो, पानी के साथ रिएक्शन करा दो, यानी कि मैंने क्या ले लिए? 4 HOH, 4 HCl बन के बाहर आ जाएगा, और SI के साथ क्या जुड़ गए? 4 OH जुड़ गए। अरे जुड़ गए कि नहीं? वो जुड़ गए। और एक एटम के साथ 2 OH नहीं रह सकते, क्योंकि स्मॉल साइज की वजह से लोन पेयर के बीच में रिपल्शन लगेगा, और अपने रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एक छोटा मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है, जो H2 है। तो इसमें से एक H2 बाहर यहाँ आ जाएगा, इधर से एक H2 बाहर यहाँ आ जाएगा। तो बताओ SI, एक और 2O, तो क्या बन गया आपके पास? SiO2 बन गया। हाइड्रोलिसिस हो गया ना, इधर नहीं बनेगा। CO2 का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा क्या? अरे असोर नो, CO2, CO2 में भी तो वही हो गया, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, कहां से आएगा पानी? कहां जुड़ेगा? इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। NCl3 की बात करते हैं, NCl3 आ जाओ साहब। N से कितने Cl जुड़ रहे हैं? 3 Cl जुड़ रहे हैं। अरे असोर नो, ठीक है। N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, और Cl पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। आप पानी जोड़ रहे हो ना, पानी, पानी क्या होता है? H प्लस OH माइनस। अरे असोर नो, अब बताओ, जैसे ये आपके पास OH माइनस है, इसी के पास है ना लॉन पेयर, OH माइनस। अब बताओ ये OH आया इसके पास, Cl के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अरे थर्ड पीरियड और उसके सक्सेसिव पीरियड में सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, 3D स्टार्ट हो जाता है ना। जितने भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे ना, थर्ड पीरियड के,
और उससे सक्सेसिव मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। 3d हो जाता है, 4f हो जाता है। ठीक है, अब बताओ इसके पास तो 3d खाली पड़ा है, तो बताओ ये यहां आ जाएगा इसके पास, इसके खाली कमरे में अपने लॉन पे रख देगा, तो मतलब इसका भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब आता है आपके पास NF3, एन, एन से क्या जुड़ रहे हैं बच्चों, एफ। अरे ऐसा और नो, एफ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और एन पे कौन सा आएगा, प्लस। पानी का हाइड्रोलिसिस पानी होता है ना, H प्लस OH माइनस। हाइड्रोलिसिस में लॉन पेयर किसके पास होता है, OH के माइनस। अब बताओ माइनस किसके पास जा रहा है, प्लस के पास। भैया अपने बच्चे लेके माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। अब बताओ प्लस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, नाइट्रोजन है, 2d का होता है क्या, 1s2, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये OH आएगा ही नहीं इसके पास, मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं होगा यहाँ, NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई। कई जगह पर यह भी लिखा रहता है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ओवरलैपिंग बहुत जबरदस्त होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये अपने बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। वो लाइन भी ठीक है, लेकिन हाइड्रोलिसिस का यहाँ बॉन्ड एनर्जी से रिलेशन नहीं बता रहे अपन। पानी क्यों नहीं आया इसके पास, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इज दैट क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे अगले क्वेश्चन के बारे में। फॉर्मल चार्ज ऑफ स्टार्ड एलिमेंट। देखिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल चार्ज V माइनस एन बी माइनस हाफ बी। V का मतलब होता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एन बी का मतलब होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और बी का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अभी जस्ट पूछा हुआ ही सवाल है नीट के अंदर ये। अभी मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, फॉर्मल चार्ज के बारे में या ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस रखता है ये, इसके बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मल चार्ज निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है, ये क्या है, क्या काम आता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और फॉर्मल चार्ज से क्या डिफरेंस होता है, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। पहले अपन इनका फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लेते हैं। जैसे HNO3 आपको स्ट्रक्चर पेपर वाला खुद बना के देगा, आपको क्या करना है, आपको खुद स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, पेपर वाला स्ट्रक्चर बना के आपको जैसे स्टार लगा के पूछेगा। आपका काम है हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा कर दो, 8 कर दो। जैसे ऑक्सीजन में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस O का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो हो ही रहा है। इस O का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन का ऑक्टेट थोड़ी होता है, हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अपन जैसे निकाल के देखते हैं इस O का, इसको मान लेता हूं मैं O फर्स्ट, इसको मान लेता हूं मैं जैसे O
सेकंड, इसको मान लेते हैं अपन O थर्ड। इनका निकाल के देख लेते हैं, हर एक एलिमेंट का निकाल लो, H का भी निकाल लो। चलो चलो साहब H का निकालते हैं अपन फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला क्या है, V माइनस एन बी। बताओ हाइड्रोजन के वैलेंस यानी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक, माइनस नॉन बॉन्डेड जो बिना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड वाला तो कोई है ही नहीं, जीरो, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दो। तो काट के बताओ कितना हो गया, एक में से एक गया तो जीरो, तो हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, जीरो। ओ फर्स्ट का निकालिए, पहले नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। चलो नाइट्रोजन के बताओ वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल का मतलब जानते हो ना, नाइट्रोजन 7 का 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हो गए, 5। नॉन बॉन्डेड कितने हैं साहब, बिना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो हुए जीरो, मतलब हाफ इंटू बॉन्ड के पास टोटल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, कितना हो गया बताओ, 5 में से 4 गया तो एक आ गया, प्लस एक। अरे ऐसा और नो, ऐसे ही निकालो ओ फर्स्ट का। ओ फर्स्ट का बताओ, ओ के आउटर शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, माइनस ओ के पास नॉन बॉन्डेड कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, ये बॉन्ड में नहीं आ रहे ना काम में, मतलब हाफ इंटू बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में 2 2 4, काटो कितना आ गया, 6 में से 6 गया तो जीरो, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज जीरो आ गया। ओ सेकंड का निकाल लीजिए, ओ सेकंड का बताओ, वही वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, नॉन बॉन्डेड कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 2 2 4 2 6, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें बताओ कितना आ गया, बताओ 6, ये हो गया -7, ये -1 आ गया। ओ थर्ड का निकाल लीजिए, वही वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, माइनस नॉन बॉन्डेड कितने हो गए जो बिना बॉन्ड के हैं, 4, माइनस हाफ इंटू बॉन्डेड यानी बॉन्ड वाले कितने हो गए, 2 और 2 4, काटो 6 में से 6 गया तो क्या हो गया, जीरो। ये हर एक एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज आ गया। और अगर ये सारे फॉर्मल चार्जेस को मैं ऐड कर दूं तो पूरे मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज आएगा, वो आ जाएगा। ये काटो देखो, जो +1 से -1 कट गया, जीरो, मतलब HNO3 पूरे मॉलिक्यूल पर क्या चार्ज है, जीरो चार्ज है। मतलब ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और किसी मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं आना उसकी स्टेबिलिटी को शो करता है, मतलब HNO3 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो फॉर्मल चार्ज की सिर्फ मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि टाइम हो रहा है। इसके बारे में अपन हल्का सा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? वेट ओवर फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके, इसका QR कोड शेयर कर देता हूं।